हेलो डी स्टूडेंट्स, PYQ सीरीज सॉल्यूशन 17 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट है ना। आपको पता ही है जो अपना 2024 टीयर फर्स्ट के जितने भी 36 शिफ्ट के पेपर है उनका सॉल्यूशन चल रहा है। अपना कारवां 17 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट पे आ चुका है ना। तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो भाई, अपना क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बेटा कोई ईडियम दे रखी है और हमें उसका मीनिंग बताना है। कट कॉर्नर्स, ये मैं 5-7 बार सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। आपने कोई अच्छा सा फोटो खिंचवाया, ठीक है ना, और उसको किसी फ्रेम वाले को दे दिया कि इसको फ्रेम में डाल के दो। उसके पास उसके लिए फ्रेम छोटा था, वो तो अप्रोप्रिएट साइज़ का तो था नहीं, तो उसने टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए क्या किया, उस फोटो के कुछ किनारे साइडों में से काट दिए, कोने काट दिए और उसके अंदर फिट कर दिया। तो उसने ऐसा किस लिए किया, वो टाइम बचाना चाहता था और पैसे बचाना चाहता था। तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी काम को जल्दबाजी में कर देना, सिर्फ टाइम बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या है, टू डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव है तो महंगा और इनएक्सपेंसिव है तो पैसे बचाने वाला सस्ता, एंड ईजी वे, आसान तरीके से। तो ये हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बच्चा आपने को पैसिव दे रखा है और हमें बनाना क्या है इसका एक्टिव। अब हमें पता है अगर एक्टिव आपका किससे शुरू हो रहा है, हु से, तो पैसिव किससे शुरू होगा, पैसिव किससे शुरू होगा, बाई होम से। किससे शुरू होगा, बाई होम से। अब उल्टा हो जाएगा बच्चा अगर पैसिव किससे शुरू हो रहा है, बाई होम से, तो एक्टिव किससे शुरू हो जाएगा, हु से। तो चेक कर लो, जो वाक्य हु से शुरू हो रहा है, सारे के सारे वाक्य किससे शुरू हो रहे हैं, हु से। अब हमें करना क्या है, वॉज वर्ब के साथ क्या दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो ये थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पैसिव थर्ड फॉर्म के बिना बनता ही नहीं है। तो जब वॉज वर्ब के साथ आपको क्या दे रखा है, वॉज वर्ब के साथ आपको क्या दे रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बेटा इसका क्या बना लो, सेकंड फॉर्म बना दो, वही आपका एक्टिव वॉइस बन जाएगा। तो इसमें सेकंड फॉर्म देखो क्या है, इसमें तो हेड है, इसमें हेड है, इसमें हैज और इसमें सेकंड फॉर्म है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 देखे क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किए हुए शब्द का एंटोनिम बताना है। अंडरलाइन किया हुआ शब्द बेटा है ये। तो प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ के होने से पहले ही उसके बारे में कुछ बता देना, है ना। इसी से क्या बना हुआ है, प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्शन बना हुआ है, प्रिडिक्ट करना बना हुआ है, ठीक है ना। अनप्रिडिक्टेबल है, सारे इसी से तो बने हैं, है ना। तो प्रिडिक्टेबल चीज़ें कैसी होती है, जिनके बारे में हम पहले से बता सकते हैं, ठीक है ना। अनडिविएटिंग, डिविएट करने का मतलब क्या होता है, डिविएट करना, रास्ते से भटक जाना, इधर उधर हो जाना, ठीक है ना। अनडिविएटिंग का मतलब होता है जो कंस्टेंट है, मतलब जो भटकता नहीं है, कंस्टेंट है, ठीक है ना, निरंतर अपने रास्ते पर चल रहा है, स्वर्व नहीं कर रहा। स्वर्व का मतलब होता है डोलना, हिलना डोलना। अनस्वर्विंग, ठीक है ना। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड इसका उत्तर हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड। प्रिडिक्टेबल तो जिसके बारे में हमें पता है, कोई मूवी देख रहे हैं, हमें पहले पता है कि इसमें हीरो मर जाएगा लास्ट में, लेकिन किसी मूवी के बारे में हमें लास्ट तक पता ही नहीं चला कि होने वाला क्या है, तो अनएक्सपेक्टेड है। तो इसका एंटोनिम बेटा यही आंसर हो जाएगा। एविडेंट किसको बोलते हैं, स्पष्ट, जो चीज़ क्लियर है। एविडेंट का मतलब क्लियर है, जो एकदम स्पष्ट है, उसको एविडेंट बोलते हैं। एविडेंट से बेटा क्या बना हुआ है, एविडेंस बना हुआ है। जो प्रूफ होते हैं ना, सबूत होते हैं, प्रूफ, जो प्रूफ होते हैं, है ना बेटा, वो एविडेंस ही तो एविडेंस बना हुआ है। इनफेलिसिटस, ये शब्द बड़ा अच्छा लगा मेरे को। इनफेलिसिटस, ये वर्ड देखो आप। अनफेलिसिटस का मतलब होता है नॉट प्रॉपर। जैसे मैंने किसी आदमी पर इनफेलिटस कमेंट किया, कैसा कमेंट किया मैंने, इनफेलिसिटस कमेंट किया मैंने किसी आदमी पर, तो वो कमेंट कैसा था, गलत था। उस टाइम पर, उस मौके पर वो कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब होता है नॉट प्रॉपर, नॉट प्रॉपर, ठीक है ना। नॉट अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट जिसको बोल सकते हो, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है ना, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है ना। सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल, जो उस टाइम पर सूट नहीं कर रहा, अनसूटेबल है, उसको बोलते हैं बेटा ये, ठीक है ना। अब मैं आपको 5-6 वर्ड्स बता रहा हूँ, गौर करना, अच्छे शब्द बता रहा हूँ, ध्यान देना। एक शब्द है फेलिसिटी। फेलिसिटी देखो, इसी से बने शब्द है, फेलिसिटस है ना, इसी से बने हुए शब्द है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत भारी खुशी,
ग्रेट हैप्पीनेस का मतलब भारी खुशी। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ मुझे आप लोगों को पढ़ाकर बड़ी भारी खुशी मिलती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैव फेलिसिटी, आई हैव फेलिसिटी टू हेल्प यू। आई हैव फेलिसिटी, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, टू हेल्प यू, आपकी मदद करके, किसके द्वारा, बाय टीचिंग, पढ़ा करके मैं जो आपकी हेल्प करता हूँ उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो फेलिसिटी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है ना। इसके बाद में एक शब्द होता है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट इसका मतलब होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी को बधाई देना। इसको हग करना बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपलोड करना बोल सकते हैं, शाबाशी देना। शाबाशी देने के लिए अपने अपलोड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं आपको आपकी सफलता पर बधाई देता हूँ, तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, आई विल बी द फर्स्ट, आई विल बी द फर्स्ट, मैं पहला आदमी होऊंगा, किस काम के लिए, टू फेलिसिटेट यू, आपको बधाई देने वाला। कब, ऑन यूर सिलेक्शन, जब आपका चयन होगा, ऑन यूर सिलेक्शन, जब आपका चयन होगा तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपको बधाई दूंगा। फेलिसिटेट का मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना किसी को, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको मैं नाउन में चेंज करूं तो क्या बन जाएगा, फेलिसिटेशन। जैसे एक्सेप्ट माई फेलिसिटेशन, एक्सेप्ट माई फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशंस ऑन यूर सक्सेस, ऑन यूर सक्सेस, SUCCESS, है ना। तो इसका मतलब बेटा ये नाउन है यहाँ पर, और इसका मतलब बन गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, ठीक है ना। वाक्य का मतलब क्या बन गया, एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए, माई फेलिसिटेशंस, मेरी बधाइयाँ स्वीकार कीजिए, ऑन यूर सक्सेस, आपकी सफलता पर। ऐसा ही एक शब्द और है, मैं बताता हूँ, फैसिलिटेट। फैसिलिटी है, जब आप किसी को फैसिलिटी देते हो तो क्या करते हो, उसको सुख सुविधाएं दे रहे हो, उसके काम में बाधा डाल रहे हो, आसानी कर रहे हो, आसान कर रहे हो, कन्वीनियंस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान कर देना, फैसिलिटेट, ठीक है ना। जैसे सक्सेस, सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सफलता किस में, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता इज फैसिलिटेटेड, आसान बना दी जाती है। फैसिलिटेट का मतलब आसान बना देना, फैसिलिटेटेड, आसान बना दी जाती है, किसके द्वारा, बाय द प्रोफिशिएंट टीचर्स, अच्छे टीचर्स के द्वारा, प्रोफिशिएंट टीचर्स। अगर आपके पास कुशल मेंटोर्स है, अच्छे टीचर्स है, तो आपकी सफलता इजी हो जाएगी, उसको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बना देना, तो इसको बोल सकते हैं, मेंटोर्स भी कह सकते हैं। टीचर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, मेंटोर्स लिख सकते हो, गाइड भी लिख सकते हो। अच्छा, फैसिलिटेट है ना, फैसिलिटेट है, इससे नाउन भी बना सकते हो, फैसिलिटेशन, 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 ये नाउन भी बना सकते हो, ठीक है ना। आपको इस फैसिलिटेशन शब्द को देखना है और इसका एक सेंटेंस भी बना के देखना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ क्योंकि आपके पास फैसिलिटेशन था, आपके पास सुविधाएं थी, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चा। तो हमारा आंसर क्या था इसका, अनएक्सपेक्टेड था। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। बेटा ये जो मैंने शब्द लिखे थे ना, फेलिसिटी, फेलिसिटेशन, फैसिलिटी, फैसिलिटेट, फैसिलिटेशन, पेपर में हज़ारों बार पूछे हुए हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इन पे गौर करो या ना करो, ये आपका काम है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं अपने, चौथा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किए हुए शब्द का सिनोनिम बताना है। मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, हैरान, स्तब्ध हो जाना, वाव। जब आप किसी चीज़ को देखकर आपके मुंह से निकले वाव, तो वो मेस्मराइज्ड हो गए आप। इसको बोल सकते हैं एनचेंटेड, मतलब जादू हो जाना। चेंट का मतलब, एनचेंट का मतलब होता है जादू, एनचेंट मतलब सम्मोहित हो जाना। कैप्टिवेटेड, आप क्या हो गए, कैप्टिवेटेड हो गए, ठीक है ना। आप हिप्नोटाइज्ड हो गए, हिप्नोटिज्म होता है ना सम्मोहित करना, तो आप हिप्नोटाइज हो गए, हिप्नोटाइज्ड हो गए, ठीक है ना। ये हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। इसके अलावा हो सकता है कैप्टिवेटेड तो आ गया, ठीक है। इसके अलावा इंट्रिग्ड, आप क्या हो गए, इंट्रिग्ड, ये बहुत प्यारा शब्द है, इंट्रिग्ड हो गए, आप किसी चीज़ में इंट्रिग्ड हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, मेस्मराइज का क्या मतलब हो जाएगा, फैसिनेटेड। आप किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, अट्रैक्ट हो गए या फैसिनेटेड हो गए, क्योंकि फैसिनेट का मतलब भी आकर्षित हो जाना और अट्रैक्टेड का मतलब भी आकर्षित हो जाना, ठीक है ना। ये हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है मेस्मराइज, कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच रही है कि देखना ही पड़ेगा मेरी तरफ, तो आप मेस्मराइज हो रहे हो। स्पेल बाउंड, इसके लिए एक प्यारा सा शब्द और होता है, स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध, स्पेल बाउंड, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। ये हो जाएगा भाई। चलो बोर्ड के लिए मैं 1-2 शब्द दे रहा हूँ आपको, कैसा फील करना, टायर्ड,
एंड एनॉयड, मतलब वो थक भी गए हो और किसी की बक बक सुन करके या किसी घटिया मूवी को देखकर आप नाराज चिढ़ भी गए हो है और थक भी गए हो, तो इसको बोल सकते हैं वियरी। जेडेड, ये बढ़िया शब्द है, जेडेड बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है ना। एनवी, और इससे भी अच्छा शब्द ये है एनवी, ठीक है ना। तो वियरी का मतलब थका हुआ, जेडेड का मतलब थका हुआ, एनवी का मतलब भी थका हुआ, ठीक है। एनॉयड का मतलब आपको पता ही है, इरिटेटेड, एंग्री, गुस्से में। फैसिनेटेड का मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा बेटा इसमें, मेस्मेराइज्ड का फैसिनेटेड। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, तो क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इजी डज इट, इजी डज इट। जैसे आपने कोई नाजुक चीज़ें उठा रखी है, कांच के बर्तन उठा रखे हैं, और अगर कोई बंदा बोलते इजी डज इट, तो इजी मतलब ध्यान से या आसानी से, डज इट इसको करो, यानी इस काम को ध्यान से करो। नाजुक चीज़ें हैं जो टूट सकती है ना, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, टू डू समथिंग हॉरिडली नहीं, वॉयलेंटली करना है नहीं, रियरली नए के बराबर करना है नहीं, तो कैसे करना है, यूज टू टेल समवन, यूज मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है टेल समवन, किसी को बोलने के लिए, टू डू समथिंग कोई काम करो धीरे धीरे और केयरफुली, ध्यान से करो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ईडियम है बेटा, इसको ध्यान रखना, ये अच्छी ईडियम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम क्या दे रखा है, कैंडिड। कैंडिड किसको बोलते हैं, एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, ठीक है ना। ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आदमी, जो किसी को धोखा नहीं दे सकता। नॉट एबल, जो एबल नहीं है किस काम में, टू डिसीव, DECEIU, डिसीव समबडी, जो किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा आदमी क्या कैसा होता है भाई, ऐसा आदमी होता है आपका फोर्थ राइट, अपराइट, फोर्थ राइट जिसको बोल सकते हैं। अपराइट, अपराइट का मतलब भी ईमानदार होता है, अपराइट का मतलब भी ईमानदार होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, सीधा साधा आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा पूछ रखा है, उल्टा, तो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, बेईमान आदमी, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टेंडर का मतलब होता है नाजुक, डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट, सॉफ्ट, ठीक है। अच्छा, इररेलेवेंट, 1000 इस पे अपनी सीरीज में ही आ चुका है 10 बार, तो ये 15 बार, तो क्या हो जाएगा इररेलेवेंट का, नोट टू द पॉइंट, कोई चीज़ है वो टू द पॉइंट नहीं है, या नोट टू द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक जो मेन टॉपिक पर नहीं है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, सर्कमलोक्यूटरी, घुमा फिरा कर बात करने वाला, राउंड अबाउट, घुमा फिरा के बात करने वाला, राउंड अबाउट भी जिसको बोल सकते हैं, और जिसको सर्कमलोक्यूटरी भी बोल सकते हैं, सर्कमलोक्यूटरी, सर्कमलोक्यूटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। गाइललेस, गाइल का मतलब होता है चालबाजी, गाइल का मतलब चालबाजी, नीचता, दुष्टता, धोखेबाजी, और लेस लगा दिया तो जिस आदमी में धोखेबाजी नहीं है। इनोसेंट आदमी, भोला बड़ा, इनोसेंट आदमी, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं अपने इनोसेंट को, और बोलते नाइव, भोला वाला आदमी है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नाइव। गलीबल, इसके लिए अच्छा सा शब्द और हो सकता है, गलीबल आदमी, भोला आदमी। विनोद, बद्री, जिसको अपन बोल सकते हैं बद्री, भोला, तो बोल सकते हैं इनोसेंट, नाइव और गलीबल, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसका, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह दे रखा है। ए पर्सन, एक आदमी, हु डिसीव्स, जो धोखा देता है अदर्स, दूसरों को, बाय प्रिटेंडिंग, दिखावा करके, बाय टू बी समवन एल्स, कोई दूसरा ही बन के, है कुछ और बन कुछ और रहे, है ना, तो पाखंडी हो गए एक तरह से, उसको बोल सकते हैं इम्पोस्टर, इम्पोस्टर। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द और बता रहा हूँ आपको, इम्पोस्टर के लिए एक अच्छा शब्द होता है शार्लटन, शार्लटन, ठीक है ना। सैंक्टिमोनियस आदमी, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस, इसके आगे कोई नाउन लगा दो, क्योंकि OUS है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, इसके आगे नाउन लगा दो, सैंक्टिमोनियस पर्सन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इनएक्सेसिबल, एक्सेस का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब पहुंचना, अप्रोच होना, और एबल है तो लाइक जिस तक अपन पहुंच सकते हैं। इनएक्सेसिबल, जहां तक हमारी रीच नहीं है, ठीक है ना। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, ठीक है ना, या जिससे अपन कैन नॉट कॉन्टेक्ट, कैन नॉट कांट बी कनेक्टेड, कॉन्टेक्टेड, जिससे अपन कॉन्टेक्ट नहीं स्थापित कर सकते, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अनरीचेबल, इसको अपन बोल सकते हैं अनरीचेबल, ठीक है। अनअप्रोचेबल, जिसके पास अपन अप्रोच नहीं कर सकते, जिसके पास अपन नहीं पहुंच सकते, अनअप्रोचेबल, ठीक है।
इसको अपन बोल सकते हैं भाई इनएक्सेसिबल, तो हाँ खैर वो दे ही रखा है। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अलग थलग, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग थलग, भीड़ से अलग थलग हो जाए। जैसे कोई आदमी किसी पर्वत पे जाके बैठ जाए तो वो आदमी क्या हो जाएगा हमारे लिए इनएक्सेसिबल। और आइसोलेटेड की मतलब क्या होता है, अलग थलग पड़ जाना। फ्रॉड, फ्रॉड जानबूझ के सच ना बताना, फ्रॉड करना, उसको फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, जानबूझ के, इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर क्या कर देना, परवर्जन, बिगाड़ देना, परवर्जन बिगाड़ देना। किस चीज़ को, सच्चाई को, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई को, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक अच्छा सा शब्द मैं दे रहा हूँ, वो ये देखना है आज घर पे, परवर्ट। क्या देखना है, परवर्ट आदमी, विकृत आदमी, दुष्यित और बुरी मानसिकता वाला आदमी, उसको परवर्ट बोलते हैं। ये शब्द देखना है आपने आज, ठीक है ना। अच्छा, फ्रॉड का मतलब तो आपको समझ रही है ना, समझ रहे हो ना। इम्पोस्चर भी बोल सकते हैं इसको, इम्पोस्चर, इम्पोस्चर, गाइल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अनरिकग्नाइजेबल, रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है, रिकग्नाइज पहचानना, रिकग्नाइज पहचानना, एबल है तो जिसको पहचाना जा सकता है, और अनरिकग्नाइजेबल है तो जिसको पहचाना नहीं जा सकता। कैमोफ्लाज्ड है, जो आदमी कैमोफ्लाज कर चुका है, छद्म आवरण जो कोई ओढ़ चुका है, गाइज कर चुका है, डिसगाइज कर चुका है, इसको अपन बोल सकते हैं गाइज करना, डिसगाइज करना, कैमोफ्लाज करना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। कैमोफ्लाज एक वर्ड है, उसकी स्पेलिंग देखना भाई, ये पेपर में आती है बहुत बार, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाज, ठीक है ना, ये स्पेलिंग चेक करना इसका। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द सेंटेंस, एक सेंटेंस चुनो दैट डज नॉट हैव, जिसमें नहीं है, डज नॉट हैव नहीं है, स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग का गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ऑथर इज, ऑथर ठीक है, फेमस, लीडिंग, सबटरफ्यूज, इसका मतलब होता है कोई काम को जानबूझ के बेईमानी पूर्वक तरीके से करना, गलत तरीके से करना। ये शब्द, इसका मीनिंग भी देखना है आपने, और इसकी मीनिंग भी, स्पेलिंग भी चेक करनी है, सबटरफ्यूज, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन में उल्टा बेटा CONTRA होता है, कॉन्ट्रा, CONT कॉन्ट्रा है ना, तो इसमें E नहीं A होता है, तो ये तो गलत हो गया, इसमें स्पेलिंग का गलती है। स्टेटिस्टिकल पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल डेटा कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक शब्द गलत है, ये लिखा हुआ क्या है, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, इसमें लगाना है अपने को स्टिक, STIC, ठीक है ना। तो ई है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में, फ्यूचरिस्टिक। तो बेटा इसमें यहाँ पर यू भी तो होना चाहिए ना, लेकिन इसने तो यहाँ पर यू लगा ही नहीं रखा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। द न्यू कैशे, कैसे बोलते हैं, भंडार, कोई गुप्त खजाना होता है ना, गुप्त खजाना या भंडार, उसको कैशे बोलते हैं, कैशे। एक शब्द तो है कैशे, आज आपने देखना है, एक तो कैशे होता है और एक होता है क्रैशे, दोनों में अंतर चेक करना है। बच्चों को जहाँ छोड़ते हैं, छोटे बच्चे 1-2 साल के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके बच्चों को रखने की जगह क्रैशे होती है, और कैशे होता है कोई गुप्त भंडार, ठीक है ना। अच्छा, मटेरियल्स रिवील ए सीक्रेट, प्लेजेंस, ये शब्द गलत है, प्लेजेंस, PLEASANCE, प्लेजेंस। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो खुशी, और एक इसका मतलब होता है स्टोर, कोई स्टोर रूम जिसके अंदर अपन चीज़ें रखते हैं ना, उस स्टोर रूम को क्या बोलते हैं, प्लेजेंस बोलते हैं। कोई महल वगैरह होता है ना, उसके अंदर कोई गुप्त चीज़ें रखने का जो तय खाना होता है, एक तरह से उसको प्लेजेंस बोलते हैं। तो उसमें बेटा यहाँ पर प्लीज़, इसने तो पूरा ही गलत कर रखा है, ये तो पूरा ही गलत है, सीधा ANC लगा दो, प्लेजेंस, प्लेजेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब यही बच गया, बस इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मेमोरी, ये शब्द क्या है, मेमोरी, ठीक है, इसमें IST लगाना है मुझे, IST लगाना है, तो वाई है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये देखो। डिस्क्राइब की स्पेलिंग यही होती है, डिटेल की यही होती है, ठीक है ना, फोटोज़ की यही होती है, अवेलेबल की भी यही होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा नंबर 4 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है मिटा देना किसी चीज़ को, टू रिमूव ए लॉ, ठीक है ना, किसी लॉ को, या कोई रिवाज भी हो सकती है, लॉ हो सकती है, कोई रिवाज भी हो सकती है ना, उसको क्या कर देना, एंड कर देना, टू एंड भी कह सकते हैं, टू एंड, एंड कर देना, कोई नियम का या कोई रिवाज का मिटा देना, तो उसको क्या बोल देंगे, मिटा देने का उल्टा बताना है तो शुरुआत करना, एक तो है मिटाना और एक होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, नींव लगाना, तो उसका मतलब क्या बन जाएगा, इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश करना, जिसको बोल सकते हैं फाउंड करना। फाउंडेशन का मतलब नींव होता है ना, तो फाउंड का मतलब भी नींव रखना होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो जाएगा भाई। इसके बाद में देखो, इसका आंसर तो इस्टेब्लिश बन जाएगा, ठीक है ना। डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुँचाना, टू हार्म और लॉस, नुकसान करना या लॉस पहुँचाना, किसको, बंदे को भी हो सकता है, बंदे को भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, और यहाँ तक कि बेटा किसी की संपत्ति को भी हो सकता है, किसी की रेपुटेशन को भी हो सकता है, रेपुटेशन को भी हो सकता है, किसी की रेपुटेशन को भी क्षति पहुँचाई जा सकती है।
REPUTATI, और रेपुटेशन को भी हो सकता है, इसको बोल सकते हैं अपने क्या क्या करना बोल सकते हैं, हार्म करना, डैमेज करना, ठीक है ना, डैमेज करना, DAMAGE, डैमेज करना, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हैं अपने ऑफेंस, ऑफेंड करना, ऑफेंस करना भी बोल सकते हैं। इंजर करना भी बोल सकते हैं, इंजर करना। इंजर का मतलब भी क्या होता है, चोट पहुंचाना, ठीक है ना। कोई खिलाड़ी खेल रहा है उसको चोट लग जाए तो बोलते हैं ना उसको इंजरी हो गई है, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेट का मतलब आप किसी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हो और वहाँ पर टर्मिनस या टर्मिनल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ट्रेन या मेट्रो जो भी अभी इससे आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब एंड हो जाना, टू एंड, या फिर टू मेक एन एंड, मेक एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ का अंत कर देना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, उसको बोलते हैं टर्मिनेट कर देना, जिसको अपन बोल सकते हैं एंड कर देना, फिनिश कर देना, फिनिश कर देना, कंक्लूड कर देना। जब बेटा आप किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाल दो, कंक्लूड कर दो, तो उसको शुरू कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो ना, तो एंड करना, फिनिश करना या कंक्लूड करना, इसका मतलब होता है टर्मिनेट। कोई वैकेंसी आई, भर्ती आई, एग्जाम वगैरह सब कुछ हो गया, भर्ती टर्मिनेट हो गई, तो मतलब वो एंड कर गई, उसको नई सिरे से दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए थिंग, एक चीज़, फिट जो उपयुक्त है, सूटेबल है, टू ईट, फिट का मतलब अप्रोप्रिएट, सही है खाने के लिए। तो जो चीज़ें खाने के लिए सही होती है वो होती है एडिबल, और जो पीने के लिए सही होती है वो होती है बेटा पोर्टेबल। कोई चीज़ है जो पीने के लिए सही है वो होती है फिट टू ड्रिंक, जो पीने के लिए सही है बेटा वो होती है पोर्टेबल, और जो खाने के लिए सही होती है वो होती है एडिबल। अच्छा, अनपैलेटेबल खराब हो जाए, जैसे आपने दूध रखा और सुबह तक देखा तो वो एकदम खट्टा हो गया, स्वाद खराब हो गया, तो उसको अनपैलेटेबल बोलते हैं। जैसे अनप्लेजेंट टू टेस्ट, हमारे स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए जो अनप्लेजेंट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। अनएपेटाइजिंग में जेड भी लगा सकते हो बच्चा और एस भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि किसी शब्द में एस भी लगा रखा है, जेड भी लगा रखा है, तो आपको प्रीफर किसको करना है। जैसे सिंपेथाइज लिखा है, मान लिया सिंपेथाइज ये भी लिखा है, और सिंपेथाइज मान लिया ये भी लिखा है, सिंपेथाइज मान लिया ये भी लिखा है, तो बच्चा आपको प्रीफर किसको करना है, एस वाली स्पेलिंग को ज़्यादा प्रीफर करना है आपको, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो भैया, इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, अनईटेबल, जिसको खाया नहीं जा सकता, टॉक्सिक, जहरीली को अपन क्या बोल सकते हैं, पॉइजनस, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेनम का मतलब क्या होता है, जहर, तो क्या हो जाएगा, वेनमस हो जाएगा। इसको एक शब्द और होता है, बहुत ही रेगुलर बोलते हैं, पैथोजेनिक, बीमारियां जो उत्पन्न कर दे, पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक। इसके लिए एक शब्द और होता है यार, इन्फेक्शस, जिससे बीमारी फैल सकती है, उसको बोल सकते हैं अपने इन्फेक्शस, ठीक है ना। तो ये सभी कैसे होती है, जहरीले, ठीक है ना, इन सभी का मतलब होता है जहरीला। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, सेंटेंस को कितने टुकड़ों में बांट दिया गया है, 4 में, ठीक है ना। हमें सेंटेंस पकड़ना है, पार्ट पकड़ना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो। तो हैविंग नोन दैट द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रेन फास्टली टू कैच इट, बेटा फास्ट में एल वाई का यूज ही नहीं करना। यहाँ पर ये रेन वर्ब है, और वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो ज़्यादातर क्या मानेंगे अपने तो कि एडजेक्टिव में क्या जोड़ दो, एल वाई जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन बच्चा फास्ट ऐसा वर्ड है जिसमें एल वाई का यूज ही नहीं करना, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ शब्द होते हैं बेटा, जैसे सेफ, ठीक है ना, सेफ हो गया, जैसे स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आउटराइट हो गया, ठीक है, फास्ट हो गया, है ना। तो बच्चा हमें इनमें क्या नहीं करना, इनमें एल वाई का यूज नहीं करना। ये एडजेक्टिव भी यही होते हैं और एडवर्ब भी यही होते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन किया हुआ कोई शब्द है और हमें उसका एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। तो द पेशेंट वाज सफरिंग, पेशेंट सफर कर रहा था किससे, डिजीज, बीमारी से। क्रॉनिक होती है बार बार होने वाली, इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूइंग। कंटिन्यू करने का मतलब क्या होता है, जारी रहना, बार बार। या इसको बोल सकते हैं, इसके लिए एक शब्द और होता है, रिकर करना या फिर अकर करना। अकर मतलब घटित होना किसी चीज़ का, अकरिंग, अगेन एंड अगेन। कोई बीमारी है वो बार बार हो रही है ना, तो वो तो बहुत सफरिंग होगी, वो तो बहुत गंदी चीज़ है, वो तो बहुत गंदी बीमारी हो गई, ठीक है ना।
तो हमें बताना है इसका उल्टा, तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का, माइल्ड का मतलब हल्का फुल्का, जैसे माइल्ड हेडेक है हल्का फुल्का है। और इसका एंटोनिम बेटा एक बिटर भी बन सकता है, बिटर। बिटर अगर माइल्ड हेडेक है तो कैसा है, हल्का फुल्का, और बिटर है तो बहुत सीवियर। बिटर भी बोल सकते हैं, सीवियर भी बोल सकते हैं, सीवियर बहुत तेज बहुत खतरनाक, सीवियर, ठीक है। यूजुअल का मतलब आपको पता ही है, ऑर्डिनरी। यूजुअल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, सामान्य, जनरल, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कॉमन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉमन भी बोल सकते हैं। तो कॉमन तो ये देखो ये दे ही रखा है। यूनिवर्सल चीज़ें कैसी होती है, इटरनल। यूनिवर्सल का मतलब होता है इटरनल, जो पूरे ब्रह्मांड में नियम लागू होता है वो यूनिवर्सल होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इटरनल। इटरनल। आपको दो शब्द देखने हैं आज, एक तो कॉस्मोपॉलिटन, एक शब्द तो देखना है कॉस्मोपॉलिटन। मुझे इस यूनिवर्स से याद आ गया शब्द कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। एक आपने देखना है पैरोशियल, एक शब्द आपने देखना है पैरोशियल। ये वर्ड आपने बच्चा घर पे देखने हैं आज, ठीक है ना, पेपर में बहुत बार यूज। एक बात ध्यान में रखना, अगर मैंने बोर्ड पे कोई शब्द लिखा है ना तो डेफिनेटली वो बहुत ही यूजफुल वर्ड होगा पेपरों के लिए, तो ध्यान दिया करो इन पे, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो सब्स्टिट्यूट कर दे अंडरलाइन सेगमेंट को, अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करने वाला। तो इधर क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, इफ के बाद में क्या दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगले भाग में क्या आएगा, कुड, वुड, शुड, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसने क्या लगा, अब मैं 3 कंडीशन बता देता हूँ। अगर इफ है, इसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म में एस या ई एस दे रखा है, या फिर डू डज भी हो सकता है भाई, या डू और डज भी हो सकता है। तो अगले भाग में क्या लगाना है आपको, शेल या विल और वर्ब की पहली फॉर्म। अगर इफ के बाद में आपको दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आगे क्या लगाना है, कुड, वुड, माइट, माइट, इवन शुड भी हो सकता है, इवन शुड भी हो सकता है, ठीक है ना। और आगे लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के बाद में आपको क्या दे रखा है, हैड प्लस वी थर्ड, हैड प्लस वी थर्ड, तो बच्चा अगले पार्ट में लगाना है कुड, वुड, शुड, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लगाना है, माइट, इसके अलावा माइट, इसके बाद में आपको लगाना है हैव और आगे लगानी है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में। तो अपने यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, हेड प्लस वी थर्ड, तो अगले भाग में ये होना चाहिए, तो अगले भाग में क्या होना चाहिए, ये देखो वुड, हैव और वी थर्ड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों नियम, ये तीनों के तीनों नियम, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। हाँ, इतना और बता देता हूँ आपको, हो सकता है ये इफ़ वाला पार्ट है ये बाद में दे रखा हो सकता है ये इफ़ वाला पार्ट आगे दे रखा हो, बाद में दे रखा हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसका मीनिंग कैसा है, सेम, सेम मीनिंग एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। इन शब्दों का सेम मीनिंग। केपेबल लाइक है ऑफ बीइंग डन, जो किया जा सकता है, जो काम किया जा सकता है, तो वो चीज़ कैसी होगी, जो किया जा सकता है वो क्या चीज़ होता है भी, फिजिबल। वो कैसा होता है, फिजिबल। प्रैक्टिकेबल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकेबल भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकेबल, ठीक है। सूटेबल, जो फिट है किसी काम के लिए, फिट या अप्रोप्रिएट है, जो अप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। अच्छा, प्रैक्टिकल, यूजफुल है तो बेनिफिशियल है, यूजफुल है तो वो चीज़ कैसी है आपके लिए, बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है। एडवांटेजियस है, उस काम से आपको क्या मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है, तो वो चीज़ आपके लिए कैसी है, एडवांटेजियस है। अच्छा, प्रैक्टिकल और इसमें फिजिबल में मैं आपको अंतर बताता हूँ। जो कोई काम किया जा सकता है वो मैं बताता हूँ आपको। इन तीनों शब्दों के एक एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, 1, 2 और 3 के। देखो, जैसे दिस डिज़ाइन, मैं कोई डिज़ाइन बनवा रहा हूँ किसी चीज़ का, ठीक है ना। दिस डिज़ाइन इज सूटेबल, सूटेबल फॉर माई नीड। मुझे किसी चीज़ का डिज़ाइन बनवाना है और वो क्या है, सूटेबल है किसके लिए, मेरी नीड के लिए, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो वो चीज़ मेरे लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं है। प्रैक्टिकली मैं वैसा कर सकता हूँ, हालांकि है तो ठीक, लेकिन मेरी जेब में उतना पैसा नहीं है, या जो मेरे पास उपकरण है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, उसको अप्लाई नहीं कर सकता मैं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है एप्लीकेबल, जो अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेबल इसका मतलब होता है जो अप्लाई किया जा सकता है क्या, तो बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। किसके साथ, विद दीज इक्विपमेंट, विद द इक्विपमेंट,
अवेलेबल, जो हमारे पास उपलब्ध है। मतलब ये डिज़ाइन तो अच्छा है, पर जितने इक्विपमेंट मेरे पास उपलब्ध है उससे ये डिज़ाइन बनने वाला नहीं है। तो ये बात तो सूटेबल है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता जब तक मेरे पास इक्विपमेंट और नहीं आ जाते। समझ में आ गई बात। चलो अभी देखते हैं अपने फिजिबल का। जैसे बिल्डिंग सेटलमेंट्स, बिल्डिंग का मतलब बनाना, सेटलमेंट्स बस्तियाँ, कहाँ पर? ऑन द मार्स, मंगल पर, मंगल ग्रह पर। इज टेक्निकली फिजिबल, इज टेक्निकली फिजिबल, संभव तो है, ये चीज़ फिजिबल है, फिजिबल है, लेकिन वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसको देखते हुए ऐसा किया जा सकता है, अप्लाई हो सकती है। ये बात नहीं, अभी नहीं हो सकती, अभी 20-50 साल और लग जाएंगे। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, अप्लाई नहीं हो सकती ये चीज़, अभी भी एप्लीकेबल नहीं है अभी। नॉट प्रैक्टिकल किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू करंट टेक्नोलॉजी। करंट बोले तो वर्तमान की, टेक्नोलॉजी बोले तो तकनीक, यानी अब भी हमें टेक्नोलॉजी में और सुधार करने की ज़रूरत है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए केपेबल ऑफ बीइंग डन, जो किया जा सकता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? फिजिबल बोल सकते हैं, फिजिबल। हाँ, प्रैक्टिकेबल होता तो उसका मतलब भी यही बनता कि किया जा सकता है, और प्रैक्टिकल का मतलब ये चीज़ सही है या गलत है ये तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो एप्लीकेबल होता है ना उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। भाई मैंने तो अच्छी तरीके से समझाया है आपको, आप इन चीज़ों को एक बार रिपीट मोड पर इनको दोबारा सुनना, इन चीज़ों को, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शब्दों का एंटोनिम बताना जो दे रखा है। रिलुक्टेंट, अनिच्छुक, जिसका किसी काम की इच्छा नहीं है। नॉट विलिंग, नॉट वांटिंग, जो बंदा चाहता नहीं है। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, है ना। डिसइंक्लिन्ड, अनविलिंग बोल सकते हैं जिसको, अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है ना। इसको अपने बोल सकते हैं, एक शब्द है, क्या होता है भाई? इंक्लाइन का मतलब तो उसकी इच्छा है, किसी काम में उसकी प्रवृत्ति है। डिसइंक्लाइन बहुत अच्छा शब्द है, डिसइंक्लाइन बेहतरीन शब्द, मतलब जिस काम में किसी बंदे की रुचि नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? रिलुक्टेंट, अनिच्छा, और एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब रेडी बैठा है किसी काम को करने के लिए, उसका इंटरेस्ट भी है। फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इसका मतलब है फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स। इंटरेस्टेड और उसकी रुचि भी है इन डूइंग, इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने में इंटरेस्ट भी है और एक्साइटेड भी है बंदा, ठीक है। ओबीडियंट, ओबीडियंट किसको बोलती है भाई? जो किसी काम को करने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सबमिसिव, सबमिसिव मतलब दब्बू या बात को मान लेने वाला। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू, डोसाइल नेचर का, किसी बात को मान लेने वाला। किसके प्रति? टू द कमांड, और कमांड को रिस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, द रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट। और वो कमांड किसकी तरफ से आ रहा है? किसी अधिकारी की, किसी बड़े आदमी की, अथॉरिटी की, अथॉरिटी की, है ना। तो वो आदमी कौन होता है बच्चा? ओबीडियंट होता है। इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? एक बढ़िया सा शब्द होता है भाई, फॉलोवर बोल सकते हैं जिसको, ओबीडियंट को। फॉलोवर जो एमेनेबल, एमेनेबल जो आसानी से किसी बात को मान जाए, ठीक है ना। मैनेजेबल, मैनेजेबल जो आसानी से किसी बात को मान जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। डेस्परेट आपको पता ही है, डेस्परेट किसको बोलते हैं? किसी काम को करने के लिए मरा जा रहा है, किसी हालत में बुरी तरह से फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो वांटिंग समथिंग वेरी मच, वेरी मच, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको बोल सकते हैं डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, ठीक है ना। होपलेस, होपलेस भी जिसको अपन बोल सकते हैं, होपलेस मतलब उसको किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत है कि वो मरे जा रहा है उसके लिए, तो डेस्परेट नीड अपन बोल सकते हैं ना। बड़े भयंकर ज़रूरत है उसको डिस्पैरेट नीड बोल सकते हैं अपनी, डिस्पैरेट नीड, ठीक है, ये हो जाएगा। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, आपको पता ही है। तो आंसर क्या बन गया? अभी एंटोनिम किसका बताना था? रिलुक्टेंट का, अनिच्छुक है, और एंथुजियास्टिक का मतलब इच्छुक है, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बेटा एक बार फिर से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है ना। तो क्या हो जाएगा? द वर्कर्स रिसीव्ड, वर्कर्स ने प्राप्त किया सम राशि फॉर द सर्विसेज दे रेंडर। सर्विस रेंडर, रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को प्रोवाइड करवाना, इसका मतलब होता है प्रोवाइड करवाना। जब आप किसी को कोई सेवाएं दे रहे हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, और बदले में जो आपको चीज़ मिलती है वो रेमुनरेशन होता है, मेहनताना रेमुनरेशन। इसको रिवार्ड भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं?
रिवार्ड भी मिल सकते हैं, रिवार्ड भी कह सकते हैं। अवार्ड कौन सा होता है? किसी काम के बदले नहीं, बल्कि आपने समाज के, सोसाइटी के, देश के लिए कोई बहुत अच्छा कारनामा किया, तब आपको अवार्ड मिलता है। और आपने कोई मेहनत करी, उसके बदले में जो मिलता है वो या तो रेमुनरेशन होता है और या फिर रिवार्ड होता है, ठीक है ना। अच्छा, रिजुविनेट, किसी आदमी को दोबारा युवा बना देना। टू मेक समबडी लुक, मेक लुक का मतलब दिखना, और मेक लुक मतलब दिखाना किसी आदमी को कैसा? यंग एंड एनर्जेटिक अगेन, यंग एंड एनर्जेटिक अगेन। एक बार फिर से किसी 50 साल के आदमी को ऐसा दिखे जैसे 30 साल का आदमी हो, तो आपने उसको क्या कर दिया? रिजुविनेशन कर दिया उसका। इसको बोल सकते हैं रीसरेक्शन, रीसरेक्शन, बढ़िया शब्द है भाई, रीसरेक्शन, रीसरेक्शन, रीसर्जेंस, रीसर्जेंस, बहुत प्यारे शब्द है दोनों के दोनों ही, ठीक है ना। रिवाइटलाइजेशन, 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 ठीक है ना। इसको यहाँ पर एस भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है रिवाइवल, किसी चीज़ का रिवाइव करवा देना, दोबारा जिंदा कर देना मरी हुई चीज़ को, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, रिक्रूटमेंट का मतलब आपको पता ही है, भर्ती, ठीक है। रिमेम्बरेंस का मतलब आपको पता ही है, याद, मेमोरी, इसको बोल सकते हैं अपने मेमोरी, ठीक है ना। चलो भाई, इसका क्या बन जाएगा फिर अपने? रिजुवेनेट कर देना किसी को, नहीं सॉरी, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, मेहनताना, मेहनताना, पारितोषिक। चलो भी क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बच्चा हमें इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले वर्ब दे रखा है, और वर्ब के साथ क्या दे रखा है? बीइंग दे रखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वोज और वर। अगर इनके बाद में आपको क्या दे रखा है? या तो बीइंग दे रखा है और या आईएनजी दे रखा है। तो बेटा एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते टाइम आपको इनको हटाना नहीं है, इज, आर, एम, वोज, वर को रखना पड़ेगा। अगर इज, आर, एम, वोज और वर, अगर बेटा इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको इनको हटाना पड़ेगा। या तो वर्ब की पहली फॉर्म, इनकी जगह तो वर्ब की पहली फॉर्म लगानी पड़ेगी, या पहली फॉर्म एस या एस, और इनकी जगह सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इनकी जगह तो आपको डू डज लगाना पड़ेगा, इनकी जगह तो डू डज, और इसकी जगह आपको डिड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इन पांचों के बाद में बीइंग या आईएनजी आ जाए तो वोज वर हटेगा नहीं, इज, आर, एम भी नहीं हटेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? ये देखो वर्ब दे रखा, और ये देखो बीइंग दे रखा। तो हमें वर्ब को हटाना नहीं है, वर्ब को हमें क्या तो वोज बनाना पड़ेगा, और या फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्ब बनाना पड़ेगा। अब क्या करो, बीइंग में जो आईएनजी है ना, इस बीइंग में जो आईएनजी है वो इस ग्राफ्ट में जोड़ दो। बीइंग में जो आईएनजी है वो ग्राफ्ट में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? ग्राफ्टिंग बन जाएगा, ग्राफ्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाय द गार्डनर है, ये प्लांट्स की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा द गार्डनर, यहाँ पर आ जाएगा गार्डनर, और प्लांट्स किधर आ जाएगा? इस गार्डनर की जगह पर क्या आ जाएगा? द प्लांट्स आ जाएगा, द प्लांट्स आ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो कहाँ पर ऐसा? वोज द गार्डनर, ये रहा वोज द गार्डनर, ग्राफ्टिंग द प्लांट्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा ये चीज़ गौर से देखना, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कोई एरर ढूंढनी है हमें, फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें कोई एरर है तो ढूंढनी है। बर द सिटी व्यू, शहर का दृश्य, फ्रॉम द आईफिल टावर, आईफिल टावर से इज अमेजिंग, बहुत शानदार है। और लास्ट में चिन्ह कौन सा लगा रखा है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रखा है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ क्या आते हैं? जो शुरुआत में ये होते हैं ना, जो शुरुआत में होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इनको क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो बेटा इसने इंटरजेक्शन ही गलत लगा रखा है। ये बर तो किसके लिए यूज होता है? जो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, बहुत ज़्यादा सर्दी है तब बोलते हैं बर, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीजिंग मतलब कुल्फी जमा देने वाली, कोल्ड बोले तो ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है, अरे कुल्फी जम रही है, तो अपन बोल सकते हैं किसका यूज़ करेंगे? बर का यूज़ करेंगे। मैं 5-4 लिख रहा हूँ, आप इनको ध्यान देना। इसका यूज़ किसके लिए होता है आज आपको देखना है? फाई, फ्यू, ठीक है, आउच, आउच, गोचा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है हुर्रे वगैरह, तो आपको पता ही है, अल्लाह जो रोगोड आपको पता ही है। ऊप्स, एक होता है ऊप्स, ठीक है, एक होता है वूप्स, हुप्स, एक ये, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको देखने हैं आज, ठीक है ना। एक होता है फाई और फ्यू, तो हो गया फाई और फ्यू तो हो गया। उफ, एक होता है उफ, एक ये भी देखना है, ठीक है ना। अल्लाह ओ गॉड, ये मैं बताना ही नहीं चाहता क्योंकि आपको पता ही अल्लाह ओ गॉड वगैरह दुख के लिए होते हैं, हुर्रे है वो खुशी के लिए होता है। तो ये 5-4 है, ये आप आज देख लेना, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं बच्चा।
तो क्या बन गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बच्चा फिर से हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा। तो नॉट फ्रेश, फाउल स्मेल, गंदी खुशबू, विल कम आएगी इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। नॉट फ्रेश का मतलब ताज़ा, नॉट फ्रेश का मतलब बासी। बासी को बोलते हैं बेटा स्टेल, स्टेल, ठीक है ना। ब्रिटल, कोई चीज़ है तो हार्ड, सख्त, बट इजीली ब्रोकन, लेकिन टूट आसानी से जाती है, बट इजीली ब्रोकन, बट इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए। कांच कैसा होता है तो सख्त, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से गिरते ही नीचे टूट जाता है, तो वो ब्रिटल है, उसको बोल सकते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेंजिबल, इसको अपन बोल सकते हैं फ्रेंजिबल, फ्रेंजिबल, इसको बोल सकते हैं अपने फ्राइबल, फ्राइबल, ठीक है ना। सॉफ्ट, डेलिकेट, इसको अपन डेलिकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये फिर भी इनकी बजाय ये ज़्यादा अच्छे शब्द है, ठीक है ना। क्रिस्प, हाँ क्रिस्प का मतलब यही होता है भाई। क्रिस्प का मतलब भी क्या होता है, कुरकुरे वगैरह जो अपनी चीज़ें खाते हैं वो कैसी होती है, होती तो सख्त है, लेकिन थोड़ा सा दबाव देते टूट जाती है कट की आवाज़ के साथ, ठीक है। ऑर्डरलेस, खुशबू रहित, ऑर्डर का मतलब होता है खुशबू। 4 शब्द लिख रहा हूँ आज घर पे देखने हैं, एक तो स्मेल, एक तो स्मेल, एक ऑर्डर, ठीक है, एक सेंट और एक फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, ठीक है। ये अच्छी खुशबू होती है, फूलों वगैरह की जो होती है वो क्या चीज़ होती है, सेंट होती है। फ्रेग्रेंस का मतलब भी अच्छी खुशबू, लेकिन ये केमिकल वगैरह तरीके से बनाई होती है, ठीक है ना। तो सेंटेड, सेंट होती है वो तो नेचुरल है, गुलाब के पौधे है तो हमें वहाँ पर सेंट आएगी या मतलब फ्रेग्रेंस आएगी, सेंट आएगी। लेकिन अगर किसी ने डीओ लगा रखा है या कोई परफ्यूम, डीओ परफ्यूम लगा रखा है तो वो फ्रेग्रेंस होगी। स्मेल और ऑर्डर है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों हमेशा अच्छी होती है, ठीक है ना। तो अब देखो, ऑर्डरलेस किसको बोलते हैं, जिसमें कोई खुशबू नहीं होती है। नॉट हैविंग स्मेल, नॉट हैविंग स्मेल, जिसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं होती, ठीक है ना। इसके लिए मैं 3-4 वर्ड लिख देता हूँ आपको। ऑर्डरलेस, ODOURLESS, स्टिंकी, स्टिंकी जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। स्टिंकिंग जिसको अपन स्टिंकिंग भी बोल सकते हैं, ओके, ये हो जाएगा। अनसेंटर्ड जिसको बोल सकते हैं अनसेंटर्ड, अनसेंटर्ड भी अपन इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चा देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने को क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो वाला शब्द देखो। तो इसने दे रखा है एजुकेशनल, एजुकेशन है, यहाँ तक क्या चीज़ है, एजुकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, साथ में AL जोड़ दिया। टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलेंट में कोई दिक्कत नहीं है। नेसेसिटी, नेसेसिटी में बेटा S डबल होगा, जैसे नेसेसरी है NECESSARY, है ना। इसी नेसेसरी से ही तो नेसेसिटी बने ना, तो क्या हो जाएगा NECESSITY, नेसेसिटी। तो बच्चा यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चे क्वेश्चन 21 चेक करें भाई। 21 में क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज दे रखा है। इन द फॉलोइंग पैसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सही ऑप्शन उठाना है टू फिल इन ईच ब्लैंक, हर एक ब्लैंक में भरने के लिए। तो मेरी रोरी के ऊपर किसी बंदे का नाम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये भी कैपिटल मतलब बंदे का नाम है। वो जो टॉप एड का मतलब होता है हेल्पर, ध्यान देना है। एक तो होता है AID एड, एक होता है AIDE, आज इन दोनों का अर्थ चेक करना है आपको। तो हेल्पर किसका, फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर। जैसे इंडिया में 2 सदन है ना लोकसभा के, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा लोकसभा। वैसे अमेरिका में भी 2 है, लो मेजोरिटी और हाई मेजोरिटी। तो हाउस मेजोरिटी लीडर है कौन, एरिक कैंटोर। द अप एंड कमिंग मतलब रेडी, बहुत ही, जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। अप एंड कमिंग बंदा कैसा होता है, जो आने वाले टाइम में छाने वाला आदमी है, उसको बोलते हैं अप एंड कमिंग। ये बंदा कौन है, एरिक कैंटोर। एंड द अप एंड कमिंग वर्जीनिया जगह कोई है, वहाँ का है वर्जीनिया, देखो G कैपिटल, वहाँ का रिपब्लिकन है, वहाँ की पार्टी है ना रिपब्लिक पार्टी, वहाँ उस रिपब्लिक पार्टी का नेता है कौन है, एरिक कैंटोर, जो क्या चीज़ है, लीडर है किसका, हाउस मेजोरिटी का, ठीक है ना। और उसका सहायक कौन है, उसका एड मतलब सहायक कौन है, रोरी कूपर है उसका सहायक है। हु लोस्ट, जिसने चुनाव हार गया। अब चुनाव कौन आ रहा है, ये रोरी कूपर आ रहा है या इसके तुरंत पहले रिपब्लिकन लिखा है इसने चुनाव आ रहा है, चुनाव तो रिपब्लिकन ने आ रहा है। और रिपब्लिकन कौन है, ये एरिक कैंटोर। तो एरिक कैंटोर चुनाव हार गया कब, 2014 में हाउस प्राइमरी का चुनाव हार गया, ठीक है ना। ये लीडर है एरिक कैंटोर, चुनाव हार गया, और ये रिपब्लिक है। और इसका एड कौन है, इसका दोस्त कौन है, इसका सहयोगी कौन है, रोरी कूपर है, वो इसका सहयोगी है, ठीक है ना। आगे देखो, ही वॉज ऑल्सो ए प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर, और वो एक नेवर ट्रम्पर था। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब हाँ बोलने वाला, ना बोलने वाला, किसके लिए, ट्रम्पर के लिए। वो बोलता है कि ट्रम्प तो कभी आना ही नहीं चाहिए, नेवर ट्रम्पर है, ठीक है ना। ओपनली, खुला, एकदम खुला, ठीक है ना।
ही वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्प, जो हमेशा ट्रम्प का विरोध करता था, ठीक है ना, ओपनली। हाउ ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है, एक तो होता है ऑसम, एक तो होता है ऑसम, एक तो होता है ऑसम, ये तो होता है अच्छा, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। एक ऑसम का मतलब होता है बहुत खराब, अपालिंग, गंदा, अपालिंग जिसको बोल सकते हैं APPALLING, डरावना, गंदा। तो कितना गंदा, हाउ ऑफुल मतलब बहुत गंदा। जैसे हाउ गुड है तो बहुत अच्छा, ठीक है ना, और हाउ स्वीट है तो कितना मीठा, ठीक है ना, हाउ बैड है तो कितना बुरा, तो हाउ ऑफुल मतलब कितना बुरा। कौन, ही फाउंड, उसने पाया, द 45th प्रेसिडेंट, किसको, किसका विरोध कर रहा है, ट्रंप का, तो उसने 45वें प्रेसिडेंट किसको, ट्रंप को उसने पाया, क्या पाया, बड़ा गंदा। जब हाउ लिखा है, हाउ है तो हाउ तो मात्रा बताएगा, तो आप किसी की मात्रा बताओगे कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा भाई, किसी के बारे में आपको कुछ बताना है कि कितना गंदा आदमी है, तो उसके लिए आपको फ्रिस्क करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, या डिटेल देनी पड़ेगी उसकी, डिटेल में बताओगे आप किसी के बारे में। जब आप किसी की मात्रा बता रहे हो ना कि हाउ ऑफुल, कि कितना बुरा आदमी है, तो वो चीज़ें आप कैसे बताओगे, डिटेल में बताओगे। क्योंकि मुझे कैसे पता चल रहा कि वो ओपनली बोल रहा है, ओपनली बोल रहा है, और वो भी क्या बोल रहा है कि कितना खराब आदमी है, तो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, तब तो आपको ये बताने के लिए तो उसके डिटेल में जाना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको। डिटेल का मतलब क्या होता है, टू टेल समथिंग इन, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, डिटेल में कोई चीज़ का वर्णन करना। समझ में आ गई बात। तो बच्चा हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिटेलिंग, डिटेल दे रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, इसके बाद में इसने दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, देखो। अच्छा, ही वॉज ऑल्सो, अच्छा इसके बाद में है द कोज, कारण, कारण। अब इस कोज की वर्ब कौन सी है, ये तो है नहीं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो ऊपर आ गया साथ में, ये रहा, और ये रही इसकी वर्ब। ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये वर्ब नंबर 2 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये वर्ब नंबर 2 है, ये है सब्जेक्ट नंबर 1। तो इस कोज की वर्ब कौन सी है, इस कोज की वर्ब है ये इज क्लोजर टू होम। तो ये द कोज, कारण, इज क्लोजर टू होम, क्लोज टू होम। अगर हम बैठे बातें कर रहे हैं और बातें करते करते बात ऐसी हो जाए कि एक बंदे के घर तक मामला पहुंच जाए, वो बंदा बोले नहीं ये बातें बंद करो यार, ये तो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। अब घर के करीब मतलब उसके पर्सनल मैटर है, वो हमने उसके पापा के बारे में बात करी, मम्मी के बारे में बात करी, तो वो मामला क्लोज होम हो गया, मतलब पर्सनल हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है, मतलब वो ट्रंप का विरोध करता है, तो इसके पीछे जो कोज मतलब कारण है, वो कारण कैसा है, क्लोजर टू होम, पर्सनल है। ये बंदा रोरी के ऊपर जो विरोध करता है ट्रंप का, कारण क्या है, बहुत ही पर्सनल मैटर है। अब क्या है, वो कारण बता रखा है, एज ही पुट्स इट इन हिज, एज ही पुट्स इट, इट मतलब उस कोज को, कोज, कोज मतलब जिस वो काम में लगा हुआ है, उस कोज का मतलब कारण, मतलब मकसद, उसका मकसद। एज ही पुट्स इट, वो इस मकसद को रखता है, इन हिज, इसमें शब्द क्या है, पेसिफाइड, आइसोलेटेड, कमिटेड, सॉर्टेड, और आगे देखो टू लगा रखा, आगे देखो टू लगा रखा है, यहाँ पर टू लगा रखा है ना। तो इनमें से टू किसके साथ आएगा, कमिटेड टू आएगा भाई, कमिटेड टू, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया ही पुट्स इट, उसने उस मकसद को, कोज का मतलब मकसद को कैसे रखा है, इन हिज कमिटेड। यार ये सेंटेंस यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ही पुट्स इन हिज, ये सेंटेंस में यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये हो सकता है कि ही इज कमिटेड, ये हो सकता था यहाँ पर कि ही कमिट्स हिमसेल्फ, उसने कमिट कर लिया हिमसेल्फ, अपने आप को, टू फॉर द पास्ट ईयर, पिछले एक साल से, पिछले एक साल से उसने जो मकसद है ना, जो कोज है, उसके प्रति अपने आप को कमिट कर लिया है। कोज का मतलब मकसद कौन सा, ट्रंप नहीं आना चाहिए, तो ये तो उसका कोज हो गया, और उस कोज के प्रति उसने अपने आप को क्या कर लिया, कमिट कर लिया। मुझे कमिट का कैसे पता चला, कमिट का मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये देखो टू लगा रखा, और इनमें से टू का यूज, टू के साथ कौन आ सकता है, कमिट आ सकता है। तो मतलब ये रोरी कूपर आदमी है ना, इसका कोई निजी मामला है, इंडिविजुअल निजी मामला है, और उस निजी मामले की वजह से ये क्या कर रहा है, ट्रंप से खार खा रहा है, उस ट्रंप को बुरा मान रहा है, ठीक है ना। और वो कितने टाइम से उस मकसद के लिए जान लगा रखी है, कमिट मतलब जान लगा रखी है, कमिटेड है, कितने एक साल से, फॉर द पास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल से, ठीक है ना। अब आगे क्या दे रखा है, हाँ बेटा ये तो मैं पढ़ ही गलत रहा हूँ, ये तो गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो अगला सेंटेंस था भाई, हम पढ़ गलत रहे बेटा, ये तो सेंटेंस ही अगला, ये देखो हाँ यहाँ होना चाहिए था, द कोज, ये वाला सेंटेंस है, द कोज इज क्लोजर टू होम। हाँ अब सही है भाई, जो उसका जो मकसद है ना, जो उसका जिस वो मकसद में लगा हुआ है वो पर्सनल है, ठीक है ना। कॉपर हैज
कमिटेड, जिसके प्रति, जिस मकसद के प्रति वो पूरी तरह से कमिटमेंट कर चुका है अपने आप को फॉर द पास्ट 1 ईयर, 1 साल से। हाँ, अब तभी मैं कह रहा हूँ ये पुट्स वाला तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता भाई। ठीक है, सही बात है इसकी। चलो अब देखते हैं भाई क्या दे रखा है। अब देखते हैं इसने क्या दे रखा है। ही इज, वह है। अब इसकी ही पुट्स है, पुट्स है, ये तो वर्ब नंबर 2 आ गई, ये सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, क्योंकि 1 नंबर सब्जेक्ट तो ये रहा और ये रही वर्ब नंबर 1। तो इसका बाकी भाग देखते हैं। ही इज वो क्या चीज़ है भाई। ही इज अपरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल्स। जो कूपर है ना वो कैसा आदमी है, ही इज वो है अपरेंटली, स्पष्ट रूप से मिस्टर ओपन द स्कूल्स किस चीज़ के पक्ष में है कि मिस्टर ओपन द स्कूल्स। मिस्टर ओपन मतलब जो किस बात के पक्ष में है कि जितने भी लॉकडाउन वगैरह के बाद में स्कूल बंद हुए सबके सब स्कूलों को खुलवाओ, दोबारा चालू करवाओ। ठीक है ना। अब ये बीच वाला क्लोज क्या बोल रहा है, एज ही पुट्स इन इज ट्विटर बायो। उसने अपने जो ट्विटर का बायो है, जिसको अपने स्टेटस वगैरह लगाते हैं ना जैसे, तो उसने अपने ट्विटर पे स्टेटस और बायो में क्या लिख रखा है, अपने लिए क्या लिख रखा है अपरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल्स। वो आदमी हूँ, मैं वो आदमी हूँ। उसने अपने ट्विटर बायो में लिखा है मैं हूँ अपरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल। मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका में जितने स्कूल बंद हुए हैं वो सारे के सारे दोबारा शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा अभी। इसके बाद में देखते हैं यहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन क्या है दे रखा है। ए फादर ऑफ 5th ग्रेडर, वो पिता है। ए फादर वो एक पिता है, रोरी कूपर है ना, वो पिता है किसका, 5th ग्रेडर 5वीं क्लास के बच्चे का, 2nd ग्रेडर एक दूसरी क्लास के बच्चे का, एंड एक किंडरगार्टनर एक LKG वाले बच्चे का। किंडरगार्टन का मतलब होता है KG का बच्चा, KG LKG, लोअर किंडरगार्टन होता तो LKG हो जाता और अपर होता तो UKG हो जाता। तो एक किंडरगार्टनर का उसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, एक तो 5वीं का, एक दूसरी क्लास का और एक किंडरगार्टनर का। कूपर इज, कूपर है, कूपर क्या चीज़ है भाई, इंडेटेड है, कर्जे में है, एक्साइटेड है, उकसाया हुआ है, या मतलब गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है। अब आगे देखते हैं। बिकॉज द पब्लिक स्कूल्स इन फेयरफैक्स, क्योंकि फेयरफैक्स में स्कूल है वो क्या चीज़ है, हैव नॉट रीओपन्ड, वो दोबारा नहीं खुले अभी तक, दोबारा नहीं खुले हैं स्कूल, दोबारा खुले नहीं। सपोज दैट किसी के 3 बच्चे हैं पढ़ने वाले, स्कूल 1-2 साल से खुल नहीं रहे हैं, तो वो आदमी खुश होगा या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। तो फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो आदमी, फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो आदमी, गुस्से में है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेटेड, वो आदमी कुंठित है, बड़ा गुस्से में है, क्योंकि स्कूल दोबारा नहीं खुले। ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं भाई क्या दे रखा है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है भाई। तो क्या दे रखा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है बुरी तरह से, क्योंकि द पब्लिक स्कूल्स इन फेयरफैक्स, फेयरफैक्स कैपिटल लेटर है तो ये किसी जगह का नाम है, ये कहाँ पर है, वर्जीनिया में है। वेयर ही लिव्स, जहाँ पर वो रहता है, हैव नॉट रीओपन्ड, वहाँ के फेयरफैक्स के स्कूल नहीं खुले। फेयरफैक्स क्या चीज़ है, ये वॉशिंगटन DC में है और वहाँ का एक उपनगर है। अरब का मतलब नगर और उपनगर मतलब अरब का मतलब नगर, सब का मतलब उप या छोटा उपनगर है। इज वन ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पर शैक्षणिक विभाग का मुख्यालय है। जैसे अपने हर एक जिले में एक DO साहब का ऑफिस होता है कि नहीं होता है, जिला शिक्षा अधिकारी बैठता है कि नहीं बैठता, तो वैसे जो फेयरफैक्स शहर है ना, जो फेयरफैक्स शहर है वो क्या चीज़ है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर शिक्षा विभाग का मुख्यालय है उस जिले का। ठीक है ना। दैट हैज मूव्ड, अब इस दैट का यूज किसके लिए हो रहा है, इस स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस फेयरफैक्स के लिए, इस फेयरफैक्स शहर के लिए। इस फेयरफैक्स शहर ने क्या किया है, मूव किया है किसकी तरफ, टुवर्ड मतलब की तरफ। इन पर्सन का मतलब ऑफलाइन मतलब इन पर्सन का मतलब आमने सामने बैठ के। जो फिजिकल क्लासें लगती है ना, क्लासें 2 प्रकार की होती है, या तो फिजिकल होती है, ऑफलाइन होती है, या ऑनलाइन। तो इन पर्सन कौन सी होती है, इन पर्सन कौन सी होती है, ऑफलाइन क्लासें। तो ये फेयरफैक्स जो शहर है ना, वो क्या किया है, चला है किसकी तरफ चला है, ऑफलाइन क्लासों की तरफ। और लर्निंग मतलब शिक्षा या पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई की तरफ कैसे चला है भी, प्लेनेस्ट चला है, स्लोवेस्ट चला है, लॉन्गेस्ट चला है, स्ट्रेंजेस्ट चला है। अब वो आदमी अगर गुस्से में है, कुंठित है, बुरी तरह से मतलब खार खाया हुआ है, तो वो जो स्कूलिंग है वो धीरे धीरे काम चल रहा है उसका ऑफलाइन स्कूलिंग की तरफ, या तुरंत हो गया, धीरे धीरे चल रहा है, तभी तो वो चिड़ा हुआ है वो आदमी। स्लोवेस्ट है तभी तो वो आदमी चिड़ रखा है कि यार स्कूल खोल क्यों नहीं रही आप लोग। ठीक है ना। एंड इट इज स्टिल नॉट क्लोज, और ये मामला अभी भी बंद नहीं हुआ है। नॉट क्लोज का मतलब बंद, ये मामला अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ऐसा लगता नहीं है कि अभी 2-4 दिन में स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं, नहीं, ये मामला अभी और चलने वाला है। इट इज स्टिल नॉट क्लोज का मतलब ये मामला अभी पूरी तरह से निपटा नहीं है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या दे रखा है। आगे इसने दे रखा है बच्चा, आगे इसने दे रखा है ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स, सिर्फ पिछले कुछ वीक से हैव स्टूडेंट्स ने शुरू किया टू रिटर्न टू क्लासरूम्स में वापस आना। एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज एलिजिबल, और जो एलिजिबल है, पात्र है, उनमें से सिर्फ लगभग आधे बच्चे
हैव ऑप्टेड ने विकल्प चुना है, ऑप्ट का मतलब विकल्प चुना है, ऑप्ट से ऑप्शन बना हुआ है। टू गो बैक वापिस स्कूल जाने का। फॉर एन, एन क्या चीज़ है, एवरेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक आइडियल एक अमाउंट है। ऑफ 2 डेज ए वीक, 2 डेज ए वीक, जब ए वीक आ गया, जब ए वीक आ गया या एन इंच आ गया, ठीक है ना, या पर वीक आ गया, तो आप क्या निकाल रहे हो, किसी चीज़ की या तो दर निकाल रहे हो और या आप किसी चीज़ का एवरेज निकाल रहे हो, या फिर एवरेज निकाल रहे हो। इसका मतलब हो गया 2 डेज ए वीक मतलब सप्ताह में 2 ही दिन क्लासें लग रही है, तो ये क्या पढ़ रही है, उसकी एवरेज पढ़ रही है। जब यहाँ पर ए वीक लगा दिया, पर वीक लगा दिया और या एन लगा दूँ, तो इसका मतलब एवरेज या उस चीज़ की रेट निकाली जा रही है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर एवरेज वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चा, ये था अपना आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलता हूँ। आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।